हेलो साथियों, स्वागत है आपका इसी चैनल पे। मैंने इस बुक का पार्ट 1 यानी क्वेश्चन बैंक नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। आप सेट नंबर 2 की हो जाते हैं, जो कि 17/12/2023 को पीटी मतलब बिहार दरोगा का 1275 पोस्ट के लिए उसका पीटी का क्वेश्चन बैंक 1 से लेकर 50 तक हम लोग पार्ट 1 करेंगे, क्योंकि इसमें अच्छा एक्सप्लेनेशन रहता है तो समय लगता है, आप लोग वीडियो लंबा ना हो, इसलिए तो एक सेट को 2 पार्ट में मैं आप लोग को प्रोवाइड करूँगा। तो एक सेट को अच्छे तरीके से देखिएगा, लेकिन वीडियो लंबा ना हो, देखने में आप लोग की भी सहूलियत हो। और टोटल 25 सेट है तो 50 वीडियो लगेंगे, तो आप लोग भागिएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पीडीएफ बोलिएगा तो टेलीग्राम पे या कमेंट में मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन कुआनालपुर में किया गया था। कुआनालपुर में आयोजन किया गया था भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 5वां आसियान का। ये आसियान के बारे में इसमें पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर जो कि मलेशिया में आयोजित किया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम आप लोग ये थी, और इकोनॉमिक्स रिलेशन फॉर ए स्ट्रेटजिकल बिजनेस पार्टनरशिप, ये भी इसका थीम था। और यहाँ पे ऊपर भी है। आसियान के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं, इसका गठन 1967 में हुआ था। बैंकॉक में घोषणा के हस्ताक्षर के साथ इसका गठन किया गया था। अब पूछेगा आसियान दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है। इसका सचिवालय यानी हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में है। हेडक्वार्टर आसियान का आदर्श वाक्य पूछे आपको तो 1 विजन 1 आइडेंटिटी 1 कम्युनिटी। इसका आदर्श विजन। आसियान के संस्थापक देश, टोटल इसमें 10 देश देखने को मिलते हैं। और संस्थापक देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 देश आप लोग के थे जो संस्थापक देश हैं। और ये जो इस टोटल इसमें 10 सदस्य हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये तो आप लोग का संस्थापक देश होंगे। फिर यहाँ से आप लोग के जो 5 देश और बच गए ये इसका सदस्य, जैसे हो गया आप लोग का ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये इसके सदस्य देश होंगे। तो टोटल इसमें कितने सदस्य हैं? तो 10 सदस्य। बोलेगा भारत आसियान का सदस्य है या नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। न्यूनतम बोलेगा तो 60 हो सकती है, लेकिन 60 से कम 3 राज्यों में भी और देखने को मिलता है, जैसे कि नागा सिक्किम में 32 सीट है। जैसे भी गोवा में आप लोगों को देखने को मिलेगा 60 से भी कम, लेकिन अभी तक अधिकतम आप लोग का कहीं भी नहीं है। अधिकतम से ज़्यादा कहीं भी आप लोग का विधानसभा सीट देखने को नहीं मिलता। अधिकतम पूछेगा विधानसभा सीट किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 निर्धारित की गई है। संविधान के अनुच्छेद नंबर 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। 500 और 60 के बीच में, न्यूनतम 60, अधिकतम 500। आगे आपके सीट में पूछा जा सकता है 371 के विभिन्न खंडों में कुछ विशेष प्रावधान क्या है? कुछ विशेष प्रावधान प्राप्त हैं जिसके तहत विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 से भी कम हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने बताया था 3-4 राज्यों में आप लोग 60 से भी कम है। और ये अनुच्छेद किस में है? तो 371 में। विभिन्न खंडों के कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान के अनुसार 60 से भी कम विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम संख्या कौन कौन राज्यों में है? तो आप लोग इसको ध्यान होना चाहिए कि अपवाद सही सवाल हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया। सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है, गोवा में 40 है, और दिल्ली में 70 है, और पुडुचेरी में 30 है। तो कितने राज्यों में 40 से मतलब 60 से कम है? तो एक मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, एक आप लोग गोवा आप लोग मान लीजिए, फिर एक आप लोग का पुडुचेरी। 3-4 राज्यों में आप लोग ये तीनों चारों नाम राज्यों का याद होने चाहिए। कूट दे के पूछा जा सकता है किस राज्य में नहीं पाया जाता है या किस राज्य में 40 से अधिक सीटें हैं। तो राज्य विधानसभा का कार्यकाल 4-5 वर्षों का होता है तथा विधानसभा का भी सत्रावसान के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। यानी अगर किसी विधानसभा का सत्रावसान करना हो तो उसका आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। अगर किसी लोकसभा का सत्रावसान करना हो तो वो आदेश राष्ट्रपति देता है। यानी जो काम केंद्र में राष्ट्रपति करता है वो काम राज्य में राज्यपाल द्वारा किया जाता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा 2026 तक विधानसभा की सीटों की कुल संख्या परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। किसमें? 84वें संविधान संशोधन में। कब किया गया था? तो 2002 में नहीं, 2001 में किया गया था। और ये 86वां संविधान संशोधन वो आप लोगों को 2002 में किया गया था। उसमें क्या था? तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। विधानसभा सदस्य बनने हेतु अर्हता अनुच्छेद कितना है? तो 173 क्या निर्धारित किया गया है विधानसभा सदस्य बनने हेतु? कितना है? 173। वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 403 मैंने बताया था, और न्यूनतम होगा सिक्किम में 32 है। अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर विधानसभा के अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया जाता है। स्थानों का आरक्षण दिया जाता है किसमें? तो 332 के द्वारा। ध्यान रखिएगा 332 अनुच्छेद बहुत ही आप लोग का इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आप लोग का हो गया कितना नंबर सवाल तक। अब तीसरे नंबर सवाल क्या आप लोग का बोल रहा है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। देखिए बोलेगा मंत्रिमंडल किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट दिया गया है, यह प्रदान किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ यह है कि क्योंकि सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त रूप से जिम्मेदारी दिखाने को मिलेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह भी है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्री यानी सभी केंद्रीय मंत्री या अन्य मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होगा, यानी उसको मानना ही पड़ेगा। इसलिए ये कहा जाता है अनुच्छेद 75 के 2 में व्यक्तिगत उत्तराधित्व का सिद्धांत भी वर्णित है। यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद अपने पद पर बने रहेंगे, जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। हालांकि राष्ट्रपति किसी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही हटा सकता है, केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किसी मंत्री को हटा सकता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां बांटी की। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है उप मुख्यमंत्री। तो 3 श्रेणी बांटा गया, कैबिनेट मंत्री, राज्य मिनिस्ट्री, उप मंत्री। 74 देख लेते हैं अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। यह राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। बोलेगा मंत्रिपरिषद कितने अनुच्छेद में है, तो 74। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद दोनों शब्द एक ही दूसरे के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु इनमें एक निश्चित अंतर है। अंतर क्या है कि मंत्रिमंडल एक लघु निकाय है जिनमें 15 से 20 मंत्री होते हैं, जिसको मंत्रिमंडल कहा जाता है। यह मंत्रिपरिषद का एक भाग है, लेकिन इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया। देखिए 352 सिर्फ आपातकाल से संबंधित नहीं है। पूछेगा कि मंत्रिपरिषद का एक भाग जो कैबिनेट मंत्री में शामिल होते हैं, इसकी व्याख्या 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में भी शामिल किया गया। तो 352 सिर्फ आप लोग आपातकाल से संबंधित नहीं है, एक मंत्रिमंडल या कैबिनेट मिनिस्टर से भी उसका संबंध देखने को मिलता है। तो ऑप्शन देखिए कन्फ्यूज जाए नहीं, बहुत से सवाल ऐसे मिलते हैं जो हम लोग को पता नहीं होता है और हम लोग परीक्षा में उसको गलती करके आ जाते हैं। अनुच्छेद 352 में व्याख्या किया गया कि प्रधानमंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें 75 अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। 352 75 याद हो गया होगा। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग एग्जामिनेशन में आएंगे और आने वाले हैं। राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है, तो NNP बराबर फैक्टर कॉस्ट, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। जब NNP की गणना लागत मूल्य जिसको फैक्टर कॉस्ट पर की जाती है, तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। कब किसकी गणना की जाती है, तो लागत मूल्य, फैक्टर कॉस्ट किसको कहते हैं, लागत मूल्य पर किसकी गणना की जाती है, तो उसका NNP यानी राष्ट्रीय आय निकलता है। ध्यान रखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है, जबकि परिधान यानी सहायिका को जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर निवल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायिकी को जोड़ दिया जाता है, तब निकलता है। नेशनल इनकम बराबर NNP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, से जोड़िएगा तो आप लोग का राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। यही सवाल इंपॉर्टेंट था। आज के कल एग्जामिनेशन में ज़्यादातर सवाल इकोनॉमिक्स के भी देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इकोनॉमिक्स को इग्नोर नहीं करके चल सकते हैं, इकोनॉमिक्स को भी अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो ये सवाल 4था नंबर सवाल कंप्लीट। 5वां नंबर सवाल, तो NNP कैसे निकालेंगे हम लोग, तो NNP निकालने के लिए लागत मूल्य को घटा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा, अप्रत्यक्ष कर को भी साथ में घटा देंगे तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद में से, तो हम लोग का निकलेगा नेशनल इनकम। संघीय कार्यपालिका में शामिल कौन नहीं होता है, तो संघीय कार्यपालिका में शामिल होता है राज्य के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जो है वो संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होता है। सब लोग को लगता है दरोगा का पेपर कितना टफ आता है, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं उतना टफ नहीं आता जितना कोचिंग वालों ने उसको बना कर रखा है। ये है कि आप लोगों को मेरिट बनाने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। भारत संघ की कार्यपालिका का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्वादी से मिलकर होता है। तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्वादी से मिलकर होता है। मैं ऐसा नहीं हूँ दूसरे यूट्यूबर की तरह कि आया और सिर्फ जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया पढ़ के भाग जाता हूँ। मैं आप लोगों को याद करवाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैं बार बार या ज़्यादा बार आप लोगों को बोलकर पढ़वाने का काम कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए, चैनल को सपोर्ट करें, दूसरों तक शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बने रहे, मैं आप लोगों के लिए काम करता रहूँ। तो आप लोग अगर चाहते हैं मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। संविधान के भाग नंबर 5 के अनुसार अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिकाओं का वर्णन। 78 तक में जितने भी आते हैं ना, उपराष्ट्रपति आप लोग का, राष्ट्रपति आ जाता है, प्रधानमंत्री आ जाता है, उसी को कहा जाता है संघ की कार्यपालिका। लेकिन उसमें ऑप्शन दिया गया था ये महान्वादी क्या था ऑप्शन में, देखिए महालेखा नियंत्रक था, उसका अनुच्छेद आप लोगों को मालूम होगा, इसलिए वो आप लोग का भारत संघ की कार्यपालिका में उसका वर्णन नहीं किया गया, यानी उसमें शामिल नहीं है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बुझिएगा, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विधायिका के प्रति उत्तरदायी। संघ की कार्यपालिका शक्ति
राष्ट्रपति को प्राप्त है, परंतु वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद में नहीं। अनुच्छेद नंबर 52 के माध्यम से राष्ट्रपति के पद का प्रदान किया गया है। 53 में कहा गया है कि के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिकाओं संबंधित समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री शासन का प्रशासनिक प्रधान होता है जो शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है। कौन? तो प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 75 के 1 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। बोलेगा राष्ट्रपति किसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 75 के 1 के तहत, अर्थात राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था के अनुसार लोकसभा से बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद का प्रावधान 76 में है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति होती है एवं वो राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण का वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ये ध्यान रखिएगा, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है। यह लोक वित्त का संरक्षण एवं लेखा परीक्षण का एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर नियंत्रित करता है। ध्यान रखिए, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय महालेखा किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई-सरस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय ने ई-सरस मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। ये उस समय का आप लोगों का करेंट अफेयर, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राज पाटिल का संबंध किस खेल से है? रुद्राज पाटिल का संबंध निशानेबाजी से है। ध्यान रखिएगा, निशानेबाजी से संबंध है रुद्राज पाटिल का। अब हम लोग देख लेते हैं जितने भी निशानेबाजी से अन्य जितने भी संबंधित खिलाड़ी हैं जो पेपर में आप लोग को पूछे जा सकते हैं। अभिनव बिंद्रा है। अभिनव बिंद्रा जिनको 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीते थे। वो पहले भारतीय थे जो इंडिविजुअल में स्वर्ण पदक जीते हैं। एक है मनु भाकर। मनु भाकर भी तीरंदाजी से मतलब कि निशानेबाजी से संबंधित है। मनु भाकर हाल ही में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक में। और एक है श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह, मनु भाकर, गगन नारंग, अंजलि भागवत, सौरभ चौधरी का नाम आप लोग सुने होंगे। अब पूर्वी चंदेला पूछा जा चुका है पिछले दरोगा के एग्जामिनेशन में। अब पूर्वी चंदेला, सौरभ चौधरी, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह और अवनी लेखरा, इन तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है। तो जो जहाँ मैंने गोला लगाया है वो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा, मनु भाकर, श्रेयसी सिंह और अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा, सौरभ चौधरी, 5-6 नाम हैं जो पूछे जाते हैं किस चीज़ से संबंधित है? तो निशानेबाजी से संबंधित है। चलिए अब मुक्केबाजी से देख लेते हैं। मुक्केबाजी में कौन कौन? मैरी कॉम, सभी लोग इनके बारे में नाम जानते होंगे। मैरी कॉम है, फिर निखत जरीन है, फिर है लवलीना बोरगोइन, ये भी जो कि पिछले बार ओलंपिक में जीते थे। वीरेंद्र सिंह है, अमित पंघाल है, सरिता देवी है, मोहम्मद अली है। तो इसमें से कौन इंपॉर्टेंट है? मैरी कॉम है, निखत जरीन है, लवलीना है, फिर विजेंदर। ये 4 नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। एक अमित पंघाल है, सभी से पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी आप लोगों का सवाल देख सकते हैं, इसलिए छोड़ना किसी को नहीं है, पढ़ कर सबको जाना है, लेकिन याद किस इंपॉर्टेंट चीज़ को रखना है। विनेश फोगाट हाल ही में कांग्रेस से जुड़े हैं। देखिए विनेश फोगाट है, कुश्ती से संबंधित है। रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, सुशील कुमार, केडी जादव, बबीता कुमार, ये सभी नाम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई भी आप भुला कर जाइएगा तो आप लोग से पूछा जा सकता है। एक बार फिर मैं आप लोग के लिए रिपीट कर देता हूँ। रवि कुमार दहिया, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, गीता फोगाट, विनेश, सुशील कुमार, केडी जादव, बबीता कुमार, सभी आप लोग का नाम इंपॉर्टेंट है कुश्ती से संबंधित। तीरंदाजी से देख लेते हैं हम। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, जयंत तालुकदार, लिम्बाराम अभिषेक, डोला बनर्जी, ज्योति सुलेखा, विनम बोनबाला देवी, लयस तरुणदीप रॉय, परवीन जाधव। इसमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट है तीरंदाजी में वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला नाम आप लोग याद रखेंगे दीपिका कुमारी, फिर एक है लिम्बाराम जो है, फिर इसमें से है परवीन जाधव, फिर सुलेखा विन्नम। 4 नाम आप लोग को ध्यान होना चाहिए। अभिषेक वर्मा, 5 नाम ध्यान रखें। चलिए लोग अब बन जाएगा, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट हो गया। देखिए वीडियो लंबा होता है, लेकिन आप लोग को भागना नहीं, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखिएगा तो किसी भी चीज़ को सीखने में समय लगता है। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। नाम है उसका कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान नाम है। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में कैप्टन शिवा चौहान सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। कैप्टन अवंती चतुर्वेदी, कैप्टन मोहन सिंह, फिर जित्तरवाल तथा कैप्टन भावना कंठ को भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट में शामिल किया गया। इन सभी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली महिला लड़ाकू पायलट में शामिल किया गया है। और जितने भी अन्य नाम हैं जो भारत में प्रथम महिला बनी है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए। भारत में पहली महिला पायलट कौन है? भारत में पहली महिला पायलट बोले सरला ठकराल। तो सरला ठकराल जो है भारत में पहली महिला पायलट है। और भारत में पहली महिला राफेल पायलट कौन है? शिवांगी सिंह भारत में पहली महिला पायलट। भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? भावना कंठ जो है भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट।
भारत की पहली महिला एयरलाइन पायलट है ध्रुवा बनर्जी। ध्रुवा बनर्जी वो भारत में पहली महिला एयरलाइन पायलट। और पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक शीला दावरे। शीला दावरे जो है वो भारत में पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन है? सुरेखा यादव। सुरेखा यादव पहली महिला ट्रेन ड्राइवर। भारत में पहली महिला IFS कौन है? चुनीरा, भूल गए, इसको फिर से मैं मिटा देता हूँ, आप लोग को गज बजा गया हूँ। चुनीरा बिलियपत, चुनीरा भी आप ध्यान रखिएगा, अधिकारी है। तो इतने तक सवाल आप लोग का जो इम्पोर्टेंट था मैंने बताया। यहाँ से मैथ का सवाल है, इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग को सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ऐसे आप लोग को आता ही होगा, y के 20% का 20% हो तो y का मान क्या है? ऑप्शन दिया होगा, आप लोग बनाइएगा। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12 और 2019 से लेकर 20 में विशुद्ध राज घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर कितनी है? 13.5%। चलिए, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी है? तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। देखिए, कौशाम्बी के बारे में जितने भी 16 महाजनपद हैं उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ, तो एक एक करके सुनिएगा। सभी का राज्य और राजधानी महाजनपद, सभी के राज्य राजधानी 16 महाजनपद है, बड़े बड़े हैं। कौशाम्बी वत्स है, वत्स का राजधानी कौशाम्बी है, ध्यान रखिएगा। मगध का राजगिरी या गिरिब्रज, जिसको मगध का राजगिरी, काशी का वाराणसी, कौशल का श्रावस्ती, गुरु का इंद्रप्रस्थ, अयोध्या किसको कहा जाता है? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती को ही कहा जाता है। गुरु इंद्रप्रस्थ, अंग का वज्जी का वैशाली, मल्ल का कुशीनगर, चेदी का सोतिद्पति, वत्स का कौशाम्बी जो अभी क्वेश्चन में आया था। पांचाल का हो जाएगा अहिछत्रक, और मत्स्य का होगा विराटनगर, सूरसेन मथुरा में है, अवंती का उज्जैनी, अस्मक का पोतना या पोटली, गांधार का तक्षशिला, कंबोज का राजपुर या हाटक। 16 महाजनपद में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे था। अस्मक क्या है? अस्मक हम लोग देखते हैं, अस्मक पोतना या पोटली उसकी राजधानी थी। अस्मक ऐसा 16 महाजनपद में ऐसा राजधानी था जो कि दक्षिण भारत में। 16 महाजनपद में केवल एक वज्जी एवं मल्ल में गणतात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जो वज्जी संघ की राजधानी था। तो वज्जी संघ की राजधानी क्या था? तो वैशाली कहा जाता है। इसका गठन 500 ईसा पूर्व में किया गया था। महाजनपद का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में मिलता है। तो कहाँ इसका मिलता है? आप लोग देख लिए होंगे। महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है। पहला चंपा होगा, राजगिरी होगा, चंपा, राजगिरी, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी, साकेत, तीनों का नाम, 5 का नाम मिलता है। विश्व में सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर पाटलिपुत्रा। विश्व में सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन है? तो आप लोग देख लिए होंगे। तो हम लोग 12 ही क्वेश्चन तक पहुँचे, काफ़ी स्लो चल रहे हैं हम लोग। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जो लिखा गया आप लोग को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जल्दी पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सर, वान, सर, तालाब। रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 3 मार्च 1918 को रूस की नई बोल्शेविक सरकार और जर्मनी या केंद्रीय शक्तियों जैसे जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया, ओटोमान बुल्गारिया के बीच हस्ताक्षरित एक अलग संधि थी, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध को रूस की भागीदारी को समाप्त कर दिया। 2 महीने की बातचीत के बाद जर्मन नियंत्रक ब्रेस्ट लिटोवस्क ने संधि पर साइन किया। संधि के अनुसार सोवियत रूस ने मित्र राष्ट्रों के प्रति शाही रूस की सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया और पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशियाओं में 11 राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। यह संधि रूस के लिए बहु अपमानजनक संधि थी। रूस को अपने विशाल क्षेत्र और लगभग 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा। इस संधि के हो जाने के बाद रूस विश्व युद्ध से अलग हो गया, जिससे बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने का समय मिला। चलिए हम लोग 14 नंबर सवाल का देखते हैं। विस्थापन का दूरी के साथ क्या अनुपात होता है? तो विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं होगा, दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा यहाँ पे। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा 1 के बराबर 1 से कम होता है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, जिसको इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। देख सकते हैं इसका फॉर्मूला है। ये 15 नंबर सवाल है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। द्वार कोशिका में जब जल अंदर जाता है वह फूल जाता है और रंध्र छिद्र खुल जाता है। द्वार कोशिकाओं में जल का प्रवेश द्वारा कोशिकाओं के खुलने में सहायता प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप गाढ़ सेल सुस्त हो जाता है। रक्षक कोशिकाओं से पानी का रिसाव रक्षक कोशिकाओं को बंद करने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद गाढ़ कोशिका शिथिल हो जाती है। जब रक्षक कोशिकाओं में जल डाला जाता है तो कोशिका फूल जाती है, इससे रंध्र खुल जाते हैं। जब रक्षक कोशिकाओं शिथिल हो जाती है तो रंध्र बंद हो जाता है। इस बात ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा लगाए गए रुकावटों के प्रतिबंध को
हटाना क्या कहलाता है? तो किसी भी रुकावटों के प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण भारत में 1991 में आया था, जिसको LPG कहा जाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों और प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायों को मुक्त करने से निर्णय की अनुमति मिली है, तो वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कांगड़ा लघु चित्रकारी किस राज्य में बनाई जाती है? तो कांगड़ा लघु चित्रकारी हिमाचल प्रदेश में मनाई जाती है। कांगड़ा चित्रकारी कांगड़ा की सचित्र कला है, जिसका नाम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर रखा गया है, जो एक पूर्व रियासत थी। इसने कला को संरक्षण दिया था। 18वीं शताब्दी के मध्य बसोहली चित्रकला की शैली लुप्त होने के साथ प्रचलित कांगड़ा चित्रकला के केंद्र गुलेर, बसोहली, चंबा, नरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा अब सामूहिक रूप से पहाड़ी चित्रकला के रूप में जानी जाती है, जो उस शैली को सम्मिलित करती है जिसे 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच राजपूत शासकों द्वारा संरक्षित किया गया है। कांगड़ा के चित्रकारों ने पीले, लाल और नीले रंग जैसे शुद्ध रंगों का उपयोग किया और ये 200 साल बाद भी अपनी चमक बरकरार रखे। चित्रकला के इस समूह को कांगड़ा नाम दिया गया क्योंकि वे शैली में कांगड़ा के राजा संसार चंद्र के चित्र के समान, इसलिए कहा गया चंद्रा। हम लोग बिहार के चित्रकला को देखते हैं, जितनी अनेक राज्यों में चित्रकलाएँ मिलते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। बिहार में सब जानते हैं पटना कला, मंजूषा, मिथिला, मधुबनी, सबसे इम्पोर्टेंट मधुबनी पेंटिंग है, उसकी चित्रकला। उत्तर प्रदेश में चोकपूर्णा है, सोन है, चिकन करी, चोकना पूर्णा, सब ध्यान रखना। झारखंड और बिहार में जादो पाटिया बिहार और झारखंड दोनों में देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में कालीघाट हमने हिमाचल प्रदेश में देखा है, कांगड़ा है, गुलेर है, पहाड़ी है। मध्य प्रदेश में सुरौती है, नौरता है, मोरते है, तिलंगा है। उड़ीसा में पटचित्र, ध्यान रखना है, पटचित्र और सौरा। देखिए जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं आप लोग वहाँ पे कर दूँगा। पटचित्र ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में भड़ है, मंडाना है, लघु है, पिथौरा और आथिया गुजरात में है। कोल्लम और तंजौर तमिलनाडु में। पंजाब में फुलकारी, पंजाब में क्या है? तंजावर कोलम तमिलनाडु, फुलकारी पंजाब। तेलंगाना में चेरियल, निर्मल। उत्तराखंड में एप्पल, कमला जट्टू। केरल, कर्नाटक में रंगवाली, महाराष्ट्र में वारली। सभी इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो मैंने बताया इस बुक से नहीं हो तो फ्री में 55 से 60 सवाल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इस बुक को जितनी बार पढ़िएगा उतना आप लोगों को ध्यान रहे। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? UNDP के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, UNDP के द्वारा मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। यह 1990 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक के 3 मानक हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। ये 3 अगर आपके पास है तो अच्छा मानव की श्रेणी में आते हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना 4 संकेतों जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्ष वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय द्वारा की जाती है। इसकी गणना 0 और 1 के बीच की जाती है। संकेतक में जो देश अंक 1 से जितना पास रहता है वो मानव विकास सूचकांक उतना उच्च स्तर पर आता है। चलिए ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना किसके द्वारा लिखा गया? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखा गया है। मतलब किसके द्वारा लिखा गया है? द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का सत्ता का विभाजन किया है। मॉन्टेस्क्यू ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताया है। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा है, जिससे लोग स्वतंत्रता, समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छुक हुए। फ्रांसीसी क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया रूसो। और एक है लेटर्स ऑन इंग्लिश लिखा है वाल्टेयर के। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक। लामी द पल्प, संपादक जॉय पॉल था। मार्सिले गीत की रचना कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा किया गया। 20 नंबर तक पहुंच गए। भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। कौन सा गठित समिति का? घुड़िया समिति। भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए घुड़िया समिति था। घुड़िया समिति क्या था आप लोगों को जानकारी मिल गया। भारत सरकार द्वारा जनजाति के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए घुड़िया समिति का गठन किया गया था। जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु घुड़िया समिति का गठन किया गया था। घुड़िया समिति 1995 में केंद्र सरकार के समझ अपनी रिपोर्ट को दिया था। घुड़िया समिति की सिफारिशों को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्तता क्षेत्रों को विविधित इसका उल्लंघन राज्य न कर पाएँ। अब देखते हैं सरकारिया आयोग का गठन 1983 केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्य की स्वायत्तता संबंधित मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। सरकारिया आयोग, इनके अन्य 2 सदस्य थे श्री
बी शिवारमन और एस आर सेन, शिवारमन एस आर सेन। एक है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति गठित किया गया था। अशोक मेहता समिति प्रस्तुत 1978 में सौंपी। इसमें पंचायती व्यवस्था है जो द्विसदीय मॉडल, मंडल पंचायत और जिला परिषद अपनाने की बात कही। एक है देखिए मंडल समिति और जिला परिषद, ये दोनों याद रखिएगा। एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एन. सिंघवी समिति क्या था? जो एल.एन. सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को कारोपन का अधिकार देने का भी सुझाव दिया। उपभोक्ता के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार कब आया था? 2005 में आया था। इस बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता हस्तांतरित की जा सकती है, कैसे? तो पक्षाभि पेशीय द्वारा, सेलुलरी मसल, उसको कहा जाता है पक्षाभि पेशीय द्वारा। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। बोले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली नियंत्रित करता है प्रकाश की मात्रा को। एक है दृष्टिपटल, जिसको रेटिना का नाम है। तो दृष्टिपटल वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकता है लेंस के द्वारा। एक है पक्षाभि पेशीय, इसको सिलेटरी मसल। वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी अधिक होगी। अगर वस्तु दूर होगी तो फोकस का दूरी अधिक होगा। वस्तु पास होगी तो लेंस का फोकस दूरी भी कम कर लेगा। ये सभी कार्य सिलियरी मसल या पक्षाभि पेशियों द्वारा किए। आप लोग को याद हो गया होगा सिलियरी मसल क्या काम करता है। तो अगर दूर का वस्तु होगा तो फोकस दूरी बढ़ जाएगा। अगर वस्तु नज़दीक होगा तो उसका फोकस दूरी कम कर लेगा। ये सभी जो कम या ज़्यादा करने का जो कार्य है वो काम होता है, इसके द्वारा किया जाता है। तो लिखा गया, आप लोग जानते होंगे। ये सवाल आप लोग को आता होगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। संविधान के अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है, जानते होंगे आप लोग। चलिए, राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 245। राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य से आने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा एक सदन स्थायी सदस्य है, इसका विघटन नहीं किया। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति सभापति के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद कितने के तहत? तो अनुच्छेद 90 में कम, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? धनखड़ साहब हैं। धनखड़ साहब 14वें हैं। भारत राज्य का अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 की साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, वो कौन है? तो मिजोरम। भारत राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है। साक्षरता दर में बोल रहा है तो मिजोरम है जो साक्षरता दर में तीसरा। पहला पे केरल है, दूसरा पे लक्षद्वीप है, तीसरा पे मिजोरम है। ध्यान रखिएगा, पहला केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। न्यूनतम साक्षरता में पहला बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा राजस्थान और झारखंड, आंध्र प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और दूसरा दमन और दीव है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली। मैथ का सवाल आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भाग नहीं लेती? ये सवाल आप लोग बनाइए। 26 नंबर सवाल स्क्रीन के सामने क्या कह रहा है? 26 नंबर सवाल, कौन से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता? कौन है जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ के क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए, मैं आपको यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। अगर महाभियोग की बात आएगा वहाँ पे संसद के मनोनीत सदस्य तथा निर्वाचित सदस्य ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। अगर आप लोग का बात आएगा कि निर्वाचन प्रक्रिया में कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें आप लोग का राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी के संघ क्षेत्रों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी हिस्सा या भाग ले। लेकिन महाभियोग में ये दोनों हिस्सा नहीं लेते हैं, सिर्फ ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। संसद के किसी सदस्य के मनोनीत सदस्य और संसद के किसी भी सदस्य के निर्वाचित, ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी आप लोग का ये जो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करें। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 3 और 4। इसमें यही सब लिखा गया है कि अनुच्छेद 71 में महाभियोग लगाया जाता है। जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उस पर महाभियोग लग जाता है। यही बात ध्यान रखिएगा कि अगर 2/3 बहुमत से बिल पास हो जाएगा राष्ट्रपति के महाभियोग में तो समझिए वो राष्ट्रपति हट जाएगा। एकड़ा किसकी राजधानी है? एकड़ा किसकी राजधानी है?
तो ऑप्शन नंबर ए घाना की राजधानी एकरा है। यहाँ पे अनेक देशों की राजधानियाँ दिया गया है। देखिए आप लोग, मोजाम्बिक की राजधानी मपूतो है, नाइजर की नियामी है, नाइजीरिया की अबूजा है। देखिए यहाँ पे किस चीज़ को याद रखना है, दक्षिणी सूडान का याद रखना है जूबा, बोट्सवाना का ध्यान रखना है, माली का ध्यान रखना है, इथोपिया का ध्यान रखना है, सेशल्स विक्टोरिया का ध्यान। ये तीनों जो इंपॉर्टेंट देश उसी का ना याद रखिएगा, देश तो बहुत है, एक आप लोग उतना याद नहीं रख सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जो पढ़ा रहा है वो पढ़िए, जो आप लोग कर रहे हैं वो कीजिए। ऑपरेशन गरुड़ किस संगठन ने चलाया था? ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई ने चलाया था। ऑपरेशन गरुड़ सीबीआई द्वारा चलाया गया था। चलिए सीबीआई के जितने भी महत्वपूर्ण नहीं दिया गया, तो ये आप लोगों का करेंट का सवाल है। आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा सीबीआई की स्थापना कब की गई थी, जिससे कि आप लोगों को पता चले सीबीआई की स्थापना कब की गई थी। एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? एक दूरदृष्टि अभिदृश्य लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधित असमताओं एवं गोलाकार विचलन नहीं होता एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से सवाल पूछा जाता है तो इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा। चलिए सी है, सब आप लोग का पढ़ लीजिएगा, आप लोग को PDF मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति किस चीज़ से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। इसकी स्थापना किया गया था, देख सकते हैं कब किया गया था स्थापना, 1950। ध्यान रखना है आप लोग को। चलिए इसमें 3 स्तरीय था। पूछेगा कि बलवंत राय मेहता समिति कितने स्तरीय था? 3 स्तरीय था। पहला ग्राम सभा, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता था, खंड एवं ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होता था, जिला स्तर पर जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पर पंचायत समिति और जिला पर जिला परिषद। ये बढ़िया है, बलवंत राय मेहता समिति बेस्ट था। फिर बाद में आया अशोक मेहता समिति, वो भी आगे यहाँ पे दिया गया, बताऊंगा मैं। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को स्वीकार किया और 2 अक्टूबर 1969 को नागौर जिले में राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। फिर 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में सादनगर विकास खंड में भी शुरू किया गया। मौलिक अधिकार का संविधान भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक उल्लेख है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नेतृत्व में गठित किया गया था और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के क और 51 के क अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, भारत में कुल मूल कर्तव्य को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। बोलेगा फंडामेंटल ड्यूटी किसके संविधान से लिया गया है, तो मैंने बता दिया। चलिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल की ओर। 31 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? कोसी नदी किस शहर में गंगा से मिलती है? कुर्सेला में। सब सवाल आप लोग को BPSC में पूछा जा चुका है पहले, तो इस सवाल आप लोग को रटाया गया होगा कि कोसी नदी बिहार के किस जिले में जाकर मिल जाती है गंगा से? तो कटिहार के कुर्सेला जिले में जाकर गंगा से मिल जाती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल के गोगाई तटी के पास होता है। प्रमुख सहायक नदियाँ अरुण कोसी, सुन कोसी, तामुल कोसी, इंद्रावती, दूध कोसी, भीट कोसी और ताम कोसी। देखिए इंद्रावती याद रखिएगा, कोसी का सहायक नदी है, बाकी सब में कोसी दिया है। देखिए किसमें? सब में कोसी है, तो कोसी है तो उसका कोसी रहेगा सहायक नदी, और इंद्रावती और लिखो, ये तीनों ही आप लोग का कोसी नदी की सहायक नदी है। कोसी नदी को नेपाल में सप्त कौशिक के नाम से जाना जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? सप्त कौशिक। और कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। तिब्बत, नेपाल और बिहार में लुप्त क्षेत्र 74 से 500 वर्ग किलोमीटर। कोसी नदी को बिहार के शोक कहा जाता है। बिहार का शोक, तो कोसी नदी को देखिए बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोसी नदी अधिक मार्ग विचलित करती है और अपने साथ ज़्यादा मिट्टी को काट कर ले आती है। ज़्यादातर बिहार के क्षेत्रों में बाढ़ ले आती है, इसलिए उसको बिहार का शोक कहा जाता है। बाढ़ लाएगा, शोक करेगा, इसलिए कहा जाता है। कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज का जिला अधिकांश क्षेत्र आता है। कोसी नदी परियोजना की स्थापना 1953 में किया गया था और 1965 में बनकर तैयार हो गया। भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेशम उद्योग के लिए बिहार और भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिस कारण भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी का उपनाम दिया गया है। तो सिल्क सिटी कौन है? भागलपुर। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट के लिए प्रसिद्ध है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए। बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। तो पहला कचरा मुक्त शहर सुपौल जिला को घोषित किया गया। 32 नंबर सवाल है, निम्न संतों का कालक्रम को सजाइए। तो कालक्रम आप लोग सजा ही लिए होंगे, यहाँ पे आंसर दिख रहा है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहले है 2, यानी रामानुजन 4 है। रामानुजन 4, फिर हो जाएगा क्या? तो रामानुजन 4 के बाद नामदेव के बाद चैतन्य के बाद तुलसीदास। तो ऐसे याद नहीं होगा, इस सभी का कार्यकाल देखना होगा। देखिए रामानंद 4 का कार्यकाल इतना से इतना तक है।
रामदेव का 1270 से 1350 तक है। चैतन्य का 1486 से 1533 तक है। तुलसीदास का 1532 से 1623। सभी में इंपॉर्टेंट जो रहता है सभी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। रामानुचार्य का तमिलनाडु में हुआ था। नामदेव का हुआ था कहाँ, इसमें दिया गया है, शायद नहीं दिया गया है, हाँ यहाँ पे दिया देखिए, महाराष्ट्रियन संत नामदेव, यानी ये इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र। अबे चैतन्य कहाँ था, कल तो बंगाल में हुआ था चैतन्य का, और तुलसीदास उत्तर प्रदेश में। इस सब इनका प्रमुख कृति एवं रचना है तुलसीदास का। आप लोग कमेंट में पढ़िए, मतलब कि PDF से पढ़िएगा। ये देखिए यहाँ पे स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो स्वावलंबन योजना लॉन्च किया गया था हमारे भारत के जितने भी पानी वाले जहाज नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया था। अभियान योजना देखिए, डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग, एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार, OPS क्लीन अभियान पंजाब पुलिस, अरुणोदय असम, माहिर मिशन, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय। इसे ही पूछा जाता है इसीलिए दे दिया गया। इलेक्ट्रिक स्कूटर विदा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, हीरो के द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर है विदा, हीरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ है, अलीनगर की संधि हुआ ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। ऑप्शन नंबर बी। देखिए प्लासी के युद्ध के बाद ही अलीनगर की संधि हुई थी। और प्लासी का युद्ध किस लिए हुआ था, तो कालकोठरी का यानी ब्लैक होल का जो हो गया था ना घटना, जो कि ब्लैक होल का घटना कब हुआ था, 20 जून 1956 में हुआ था कालकोठरी। इसमें से 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था और सुबह उसमें से 23 व्यक्ति ही बचकर निकले थे। इसलिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ। इसमें सिराजुद्दौला की इति हुई। और प्लासी का युद्ध बंगाल के नदियों झीलों में भागीरथी नदी के किनारे हुआ। किस नदी के किनारे हुआ था प्लासी की नदी, भागीरथी। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की रचना है। सचिन प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। सनी डे सुनील गावस्कर। और वनडे वंडर सुनील गावस्कर। 281 एंड बियॉन्ड VS लक्ष्मण। देखिए 281 एंड बियॉन्ड VS लक्ष्मण पे इसका ऑटोबायोग्राफी है। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन में लगी PDF में मिल जाएगा आपको। मुगल मेवाड़ की संधि कब हुई थी, मुगल मेवाड़ की संधि 1615 में, मुगल मेवाड़ की संधि 1615 में हुई थी। मुगल मेवाड़ की संधि 1615 जहांगीर और राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच हुई थी 1605 से 1615 ईस्वी तक के मध्य मुगल द्वारा मेवाड़ पर नियंत्रित सैनिक अभियान कराए गए। अंततः 1615 में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दे दी गई। चलिए 38 नंबर सवाल, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित हैं, तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। 34वें नेटिव इन्फेंट्री संबंधित हैं। 29 मार्च 1800 मंगल पांडे ने बैरकपुर बंगाल में गाय की चर्बी से मिले कारतूसों को मुँह से काटने से मना कर दिया, क्योंकि गाय का चर्बी होता था उसमें लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हार्सुन को गोली मारकर हत्या कर दी। इसलिए बाद में मंगल पांडे को गिरफ्तार कर दिया गया और फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। और फिर 10 मई 1857 को मेरठ से पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री 1857 की क्रांति की शुरुआत की। 20 मिनट फिर यहीं से आप लोग देखिए एक और सवाल यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 1857 में क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोलेगा, तो इधर के यहाँ दिया कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखिए ये सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। पोम्स्टेन लॉर्ड कैनिंग वाइसराय एवं गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री पोम्स्टेन। प्रधानमंत्री कौन थे, पोम्स्टेन। उसी के बाद सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। ये सभी चीज़ आप लोग पढ़िएगा फाउंडेशन में तो पता चलता होगा। भारत को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त पद होने वाला पद सूबेदार था। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय पदकाल के दौरान अनुच्छेद 19 इस अनुच्छेद के तहत निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 358 के तहत निलंबित हो जाता है। चलिए जल्दी हम लोग पूरा क्वेश्चन को कवर करते हैं 50 तक। उसके बाद आप लोग 50 वाला PDF पढ़ लीजिएगा, उससे आप लोग का अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। बेला डीला के बारे में पता होगा, लोहा है, बेला डीला लोहा का अयस्क है, सब आप लोग पढ़िएगा। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है, तो प्रोजेक्ट 75I संबंधित है पनडुब्बी। देखिए पनडुब्बी से संबंधित। प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है, तो नौसेना में जो पनडुब्बी रहता है, पनडुब्बी नौसेना वाला। तो प्रोजेक्ट 41 नंबर सवाल है, प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए से संबंधित है। आप लोग जानकारी होगा, इसे सवाल करंट अफेयर में मिलता है। आप लोग ब्रॉन्ज मेडल का मिश्रण क्या है, तो ब्रॉन्ज यानी कांसा, कहाँ से मिलता है, ऑप्शन नंबर ए से। कॉपर और शीशा से, कॉपर और एसेंस से मिलता है, तो हमें शीशा बोल दिए। कॉपर और सिलिकॉन से मिलता है, ध्यान रखिएगा, CU और एसेंस से। सभी यहाँ पे दिया गया, आप लोग पढ़िएगा। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुदेरमुख क्या है, कुदेरमुख पर्वत चोटी है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी को कहा जाता है कुदेरमुख। चलिए यहाँ से हम लोग जल्दी कवर करते हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजा, ये सभी आप लोगों को जानकारी होगा, काफ़ी
अच्छे से आप लोग को आता होगा। निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियम नहीं करता है? किस संस्था को आरबीआई द्वारा विनियम नहीं किया जाता? तो जो भी बैंकिंग से संबंधित नहीं होगा उसका आरबीआई नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। गैर बैंकिंग जो जितने भी संस्था है उसका विनियम आरबीआई द्वारा नहीं, ध्यान रखिएगा, उसका अलग सरकार द्वारा किया जाता है। गैर बैंकिंग आरबीआई के द्वारा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? राजस्थान है, इसमें तो सब कोई जानता होगा। सबसे छोटा गोवा है। और पूछेगा बिहार 12वां स्थान पर है, इतना जनसंख्या, इतना क्षेत्रफल है। ये इंग्लिश का सवाल है, इंग्लिश का आंसर सी होगा। निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता किसका है? तो CS का है। CS देखिए यहाँ पे क्रम दे दिया है कि इसका कितना है, सबसे कम आप लोगों को दिख रहा होगा। आज का आखिरी लास्ट सवाल है, एक समान वृत्तीय गति में किस राशि स्थिर रहती है? कौन सा राशि स्थिर रहता है? तो चाल स्थिर रहता है। देखिए इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। और कोई भी एक समान वृत्तीय गति से पाथ पर चलता है उसका चाल समान रहता है, बाकी वेग, त्वरण, संवेग तीनों परिवर्तन होते रहता है, दिशा उषा सब परिवर्तन होते रहता है। चलिए आज का आखिरी नंबर सवाल है, निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर पहले 2 होगा इसका आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, फिर उसके बाद 4 होगा विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों को रोकथाम, फिर उसके बाद होगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, फिर उसके बाद होगा तीसरा औषधि और मन प्रभावित पदार्थ अवैध व्यापार निवारण। सब इसका यहाँ पे दिया गया, कब किसको लॉन्च किया गया था। तो 50 नंबर सवाल तक आप लोग का कंप्लीट हो गया, यानी इसका पार्ट 1 मैंने आप लोग को कंप्लीट करा दिया। अब 50 क्वेश्चन बचे हैं जो मैं अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, आप लोग पढ़ के भी नहीं आइएगा, आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, इसलिए लंबा वीडियो नहीं, धीरे धीरे कवर करना है। परीक्षा के पहले तक ये क्वेश्चन बैंक आप लोग को कवर करा दिया जाएगा, तो आप लोग उसके लिए टेंशन ना लें कि हमें जल्दी कवर करना है। धीरे धीरे पढ़िए और याद कीजिए, क्योंकि आप लोग परीक्षा में वही सवाल बनेगा ना जो आपको याद होगा। जो क्वेश्चन याद नहीं रहेगा परीक्षा में आप लोग उसको जितने भी चाहिएगा, दिमाग उसमें नहीं लगता है परीक्षा में। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोग को टिक करना है। पहले होगा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, फिर विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी, फिर आंतरिक सुरक्षा, फिर स्वापक औषधि, स्वापक नहीं अवैध वाला व्यापार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर किया, पूरा डिटेल वाइज, कहीं जो मैंने नहीं बताया डिटेल, तो उसके लिए आप लोग वीडियो पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, इसका वीडियो मैं डलवा दूँगा। 50 तक कैसा लगा क्वेश्चन बताइए। ये जो स्वायत्तक व्यवस्था और व्यापार